हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट वाला यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, जो कि स्टार्ट करेंगे हम जून 2012 से लेकर। अगर हम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो सपना है जेआरएफ या नेट का, वो यहाँ पर आपका सक्सेसफुल होता दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे तो उससे एक आपको आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और क्या पूछने को क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे जून 2012 से, क्योंकि अगर हम यहाँ से इससे पहले के कराते हैं कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो 12 के बाद फिर चेंजेस हुए हैं, जो जहाँ जहाँ चेंजेस एग्ज़ाम पैटर्न में हुआ है वो आपको बता दिया जाएगा। तो 2012 में कैसे एग्ज़ाम होता था, 3 पेपर होते थे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ये 2 पेपर 2 एंड पेपर 3 होते थे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और ये जनरल पेपर हुआ करता था। तो यहाँ पर हम पेपर 2 देखेंगे, ये ज्योग्राफी का है, एंड इसके बाद क्या देखेंगे, जून 2012 का ही पेपर 3। तो एक एक पेपर एक वीडियो में कराया जाएगा। आज हम कराएंगे ओनली पेपर 2, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा पेपर 3, देन फर्दर आगे चलेंगे दिसंबर 2012 का देखेंगे। इसमें भी हम पेपर 2 और पेपर 3 इस तरह से ही हम यहाँ तक चलेंगे, और लास्ट करेंगे हम जो जून 2023 का एग्ज़ाम हुआ था यहाँ तक। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2023, या फिर आप अपियर होने वाले हो जून 2024 में, तो ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और ये स्लाइड्स काफ़ी मेहनत के बाद बनाए गए हैं, तो ज़रूर देखना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अगर बात करें तो द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इज एसोसिएटेड विद। यहाँ पर अपरदन का सामान्य चक्र से क्वेश्चन है कि ये किससे रिलेटेड है। यहाँ पर मैरीन इरोजन से, या विंड इरोजन, रिवर इरोजन, या ग्लेशियल इरोजन से, सागरीय अपरदन, पवन अपरदन, नदी अपरदन, या हिम नदीय अपरदन से। तो अगर साइकिल ऑफ इरोजन की बात की जाए या साइक्लिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए, साइक्लिक कॉन्सेप्ट का आइडिया किसकी देन है, ये जेम्स हटन की देन है। नाम याद रखने, जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखाई जाए तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो साइक्लिक कॉन्सेप्ट का आइडिया किसके द्वारा दिया गया, जेम्स हटन के द्वारा। कब, 1785 में। ये वही जेम्स हटन है जिन्होंने बोला था प्रेजेंट इज द की टू पास्ट, या फिर नो वेस्टिज ऑफ अ बिगिनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। जेम्स हटन के इसी आइडिया से जो WM डेविस हैं वो इंस्पायर्ड थे। WM डेविस, जेम्स हटन एंड चार्ल्स डार्विन, जो डार्विन का कॉन्सेप्ट था इवोल्यूशन थ्योरी, इससे इंस्पायर्ड होकर WM डेविस ने क्या है, जियोग्राफिक साइकिल दिया था। तो ये नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन भी किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है WM डेविस के द्वारा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाए, किससे रिलेटेड था, रिवर इरोजन से, नदीय अपरदन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर WM डेविस के ज्योग्राफिकल साइकिल की बात की जाए तो उन्होंने बताया था स्टार्टिंग में कि पहले लैंड का फ्लिपमेंट होता है, फिर रिवर यूथ फेज में होती है, देन इसके बाद मैच्योर फेज में होती है, और इसके बाद ओल्ड फेज में होती है। ट्राई ऑफ डेविस, ये भी याद रखना है कि डेविस ने किन किन फैक्टर्स को अपनी थ्योरी में बताया था। ट्राई ऑफ डेविस में आते हैं स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। तो ये तीनों भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये रिलेटेड है WM डेविस का जो साइकिल था उससे रिलेटेड डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अकॉर्डिंग टू वैगनर। देखिए यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई, ये FV टेलर के द्वारा भी दी गई थी, और देन इसके बाद दी गई थी वैगनर के द्वारा। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे सिर्फ वैगनर पूछा है। तो वैगनर के द्वारा जो महाद्वीपीय विस्थापन
का जो सिद्धांत है वो दिया गया। इसमें किस बल, कौन सा बल उत्तरदायी था? तो यहाँ पर दो फोर्सेस उत्तरदायी थी। एक कौन सी? एक थी यहाँ पर टाइडल फोर्स जिसको बोलते हैं ज्वारीय बल, और दूसरी थी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एंड बायनेंसी फोर्स। तो टाइडल फोर्स क्या था? वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रहा था। अगर आप नदन अमेरिका और सदर्न अमेरिका को देखोगे तो वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये नदर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका, तो ये क्या है? वेस्टवर्ड मूवमेंट था इनका। तो टाइडल फोर्स किसकी? मून की जो लग रही थी उसकी वजह से। एंड यहाँ पर अगर आप अफ्रीका को देखोगे तो यहाँ से इंडिया भी टूट के गया था। इनका मूवमेंट किधर की तरफ हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है इनका इक्वेटोरियल मूवमेंट, मतलब विषुवत रेखा की तरफ को, विषुवत रेखा की तरफ को इनका मूवमेंट हो रहा था। तो इसके लिए फोर्स कौन सी रेस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये लग रहा था। तो यहाँ पर अगर दोनों बल पूछे जाते तो आपको दोनों बल लगाने थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में टाइडल फोर्स, कन्वेक्शनल करंट, टेंशनल फोर्स या कंप्रेशनल फोर्स दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। एक तरफ लिस्ट 1 है और एक तरफ लिस्ट 2 है। इधर क्या है? यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई हैं, जैसे कैटल, टर्न, एस्कर, ड्रमलिन। इंग्लिश में भी इनके यही नेम है, कैटल, टर्न, एस्कर एंड ड्रमलिन। और लिस्ट 2 में फिर इनके बारे में बताया गया है कि कौन किससे मैच होता है। तो यहाँ पर आपको पहले एक डायग्राम दिखा देते हैं इनका सबका, और उसके बाद आप खुद ही इसका आंसर दे दोगे। तो ये क्या है? देखिए यहाँ पर छोटे छोटे होल टाइप हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ये है एक तरह से कैटल। तो कैटल क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो कैटल एक तरह से जो प्लेन होता है वहाँ पर क्या है, ये एक तरह से डिप्रेशन होते हैं, डिप्रेशंस। तो इनको क्या बोला जाता है? कैटल बोला जाता है। और ये जितने भी चारों पूछे हैं आपसे यहाँ पर, कैटल, टर्न, एस्कर, ड्रमलिन, ये किससे रिलेटेड हैं? ये हैं यहाँ पर ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट से। ये भी याद रखना है, ग्लेशियल फ्लूवियल डिपॉजिट्स। ये क्या है? जब हम स्थलाकृति पढ़ते हैं कि कैसे थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म बने, मतलब जो लैंडफॉर्म है उनके थर्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है? स्थलाकृति बनती हैं, हवा से कौन सी बनती हैं, रिवर से कौन सी बनती हैं, देन कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है। ऐसे ही सेम हम यहाँ पर ग्लेशियल फ्लूवियल डिपॉजिट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4 टर्म दी गई हैं आपको, कैटल, टर्न, तो इनके बारे में ये पूछा गया है। तो ये कैटल क्या होता है? एक तरह से डिप्रेशन होता है आउटवॉश प्लेन में। और ये कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्लॉक्स हैं किसके? आइस के, तो वो मेल्ट हो गए। मेल्ट होने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे डिप्रेस्ड हैं, डॉट टाइप के, और इनमें क्या है? पानी भर जाता है। तो ये इनको कैटल बोला जाता है। और कैटल का छोटे रूप को क्या बोला जाता है? मतलब अगर बड़े ये डिप्रेशंस है तो कैटल, अगर छोटे छोटे डिप्रेशंस हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? हम्मक्स। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये कैटल है। और नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर एस्कर के बारे में। एस्कर क्या होता है? ये लॉन्ग, नैरो एंड सिनेरियस रिज टाइप होता है। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर एस्कर्स है। अब ये क्या है? एक छोटी छोटी रिज टाइप है। और ये कहाँ? जो मोरेन होता है उस पे सिचुएटेड होते हैं। तो आप इसको रख सकते हो हिल टाइप है, छोटी छोटी हिल हैं। देखिए ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रही हैं हिल टाइप। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं एस्कर। ये क्या है? ड्रमलिन है, ड्रमलिन। एंड ये क्या है? ये टर्न है।
तो ड्रमलिन एक तरह से क्या होता है, जैसे लेक होती है ना, लेक, तो इस तरह से ही होता है। यहाँ पर क्या है, पानी भर जाता है किसके मेल्ट होने से, जो ग्लेशियर मेल्ट होता है और ये लेक टाइप बना देता है, इसको बोलते हैं ड्रमलिन। और टर्न बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक माउंटेन टाइप है और यहाँ पर क्या है, ग्लेशियर जमा था। अब ग्लेशियर जमा है तो इसके बाद क्या है, यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो एक तरह से डिप्रेशन बन जाता है, मतलब गड्ढा नुमा बन जाता है। और जब ये मेल्ट हो जाता है तो यहाँ पर क्या है, मेल्ट होने के बाद इसमें पानी भर जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, टर्न बोलते हैं। तो आई होप समझ आया होगा कि ड्रमलिन क्या है, एस्कर क्या है, केटल क्या है, टर्न क्या है। इन चारों टर्म के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। तो टर्न क्या है एक बार फिर बता देते हैं। रॉक बेसिन है, ये जो माउंटेन टाइप है, इसके क्या है, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर ग्लेशियर जमा होता है, इसकी वजह से ये थोड़ा प्रेशर पड़ता है, डिप्रेशन बन जाता है। फिर इसके बाद जब मेल्ट होता है तो यहाँ पानी टाइप भर जाता है, तो इसको टर्न बोलते हैं। तो अब शायद आप इनको लगा दो। तो कैटल क्या होता है, ये जैसा कि हमने बताया कि डीप डिप्रेशन होता है, यूजुअली सिचुएटेड अलोंग द मोरेन, और प्राय हिमोड़ पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त। ये फोर्थ वाला जो डायग्राम है ये किसका है, कैटल का है। तो कैटल क्या हो गया, फोर्थ वन हो गया इसमें। तो लगाते चलिए, इसका हो गया फोर्थ। टर्न क्या बताया था हमने, एक तरह से ये बताया था एलिप्टिकल हिल है और कहाँ पर सिचुएटेड है, ग्लेशियल टिल्ट, जो हमने अभी दिखाया है डायग्राम, ये टर्न है यहाँ पर, ये वाला है, तो इसको बोलते हैं टर्न। तो इसका हो जाएगा ये सेकंड। देन इसके बाद एस्कर है। एस्कर क्या है, लो विंडिंग ग्लेशियल एलुवियल रिज। तो यहाँ पर हमने रिज टाइप दिखाया है, छोटी छोटी रिजेज हैं, इसको बोलते हैं एस्कर। तो इसका हो जाएगा थर्ड। एंड लास्ट वन है ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या है, स्मॉल माउंटेन लेक ऑक्यूपाइंग छोटी छोटी लेक टाइप है, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया ये। तो इसको बोलते हैं ड्रमलिन। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। तो कैटल क्या हो गया, प्राय हिमोड पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त, तो इसको कैटिल बोला है। हिम गोलास्यम मृतिका की अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पहाड़ी, तो पहाड़ी जैसा कि टर्न को बताया था। एंड एस्कर निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक। एंड ड्रमलिन सड़क पर निवास करने वाला लघु पर्वत सरोवर, जैसा कि हमने बताया लेक टाइप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, सेकंड का थर्ड हो जाएगा, और थर्ड का सेकंड हो जाएगा, और ड्रमलिन का फर्स्ट हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको जो यहाँ पर कैटल टर्न एस्कर ड्रमलिन दिए थे क्लियर हुए होंगे, किससे रिलेटेड है, ग्लेशियल फ्लोवियल साइकिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ वर्ल्ड्स टोपोग्राफी बिलोंग्स टू द, जो विश्व की स्थलाकृति हैं इनका अधिकांश भाग किस युग का है। तो आपको पहले युग, हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया था जो जियोलॉजिकल टाइम टेबल है, उसमें हमने इयॉन बताए, एरा बताए, पीरियड, और ये हमने पोज बताए, और यहाँ पर इनमें क्या क्या हुआ था इसके बारे में ईयर्स बताए, और ये काफ़ी डिटेल में वीडियो हमने बनाया था। तो 4 इयॉन है, हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटोजोइक एंड फिनेरोजोइक। एरा में हमने पढ़े थे यहाँ पर पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। किसी बुक में यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन भी लिखा जाता है, प्री कैम्ब्रियन, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इसे यहाँ भी लिख सकते हैं, एरा में भी लिख देते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, ये 4 ऑप्शन हैं। तो इन चारों में से किस में क्या है, जो ये लैंडफॉर्म से स्थलाकृति हैं वो बनी थी। तो स्टार्टिंग तो बिफोर प्री कैम्ब्रियन से हुई थी, यहाँ ओरिजिन हुआ था सन और यूनिवर्स का। देन सॉफ्ट बॉडी एंथ्रोपोड्स आए, ब्लू ग्रीन एल्गी आई, और एक कोशीय जीव आए, मतलब यूनिसेलुलर जीव आए थे। देन इसके बाद फिर आगे बढ़े यहाँ से, कैम्ब्रियन युग आया, ओडिवोसियन, सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। फिर मेसोजोइक एरा आया, इसमें क्रिटेशियस, जुरेसिक एंड ट्रायसिक। देन सीनोजोइक आया, ये इसमें टर्शियरी है, प्लायोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन। तो जो लैंड फॉर्म्स वगैरह ज़्यादा बने इस वाले
एरा में ही बने थे, सीनोजोइक में, जो कि 65 मिलियन ईयर बिफोर से लेकर 2 मिलियन तक का एरा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवजीव महाकल्प। क्लियर। यहाँ पर क्या है, जो विश्व की ज़्यादा स्थला करती हैं, अधिकांश स्थला करती हैं, इसी वाले महाकल्प में बनी थी, नवीन महाकल्प में, सीनोजोइक एरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर सूची 1 है, सूची 2 है, एक तरफ रिवर्स है, एक तरफ सहायक नदियां हैं। रिवर्स जैसे कि कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, यमुना है, और इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, इंद्रावती, तीस्ता और भीमा। आपको ये क्या है यहाँ पर मैच करने हैं। जैसा कि अगर आप को नहीं भी आता है ये क्वेश्चन, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा रिवर्स का। लेकिन आपको नहीं पता कृष्णा की कौन है, गोदावरी कौन है, लेकिन आप यमुना की तो बता सकते हो कि यमुना की क्या है, चंबल है, क्योंकि दोनों क्या है नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में बहती हैं, चंबल एरिया, और किसकी है ये, यमुना की है। अगर डी का फर्स्ट है तो डी का फर्स्ट है तो 2 एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर 50-50 भी खेल सकते हो, लेकिन तुक्काबाजी नहीं। अगर एक और देख सकते हो कि ब्रह्मपुत्र रिवर है और तीस्ता रिवर है, तो अगर इतना भी आइडिया है, ब्रह्मपुत्र जो है ये तीस्ता इसकी सहायक नदी है, बी का थर्ड आ जाएगा। तो बी का थर्ड देखिए किस में है, इसमें, यहाँ पर ऑप्शन ए। तो आप इस तरह से अगर आपको 2 भी पता है, एलिमिनेशन से आप कर सकते हो। तो कृष्णा और गोदावरी अगर आपको नहीं भी आती तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो एक बार हम इन रिवर्स के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि कृष्णा रिवर की यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज दे रखी हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर ये कृष्णा रिवर है ऐसे फ्लो कर रही है तो इसकी ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हो गई और ये राइट ट्रिब्यूटरीज, जैसे जिनमें मूसी, भीमा, पलेरू, मुनेरू एंड पेडावागु एंड डिंडी। तो ये क्या है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, वेन्ना, ये क्या है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। देखिए अगर आपको डिटेल में ये वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है इंडियन ज्योग्राफी विद मैप्स, तो उसमें ये सारा रिवर आपको रिवर सिस्टम मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हो उस प्लेलिस्ट को। तो ये सारी रिवर्स का आइडिया आपको वहाँ पर मिल जाएगा। देन बात करें ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज में रंगी, तीस्ता, देखिए तीस्ता भी आया था, तो संकोच, मनास, बैकी, कामिंग, सुबनसिरी एंड दिवांग, लोहित, दिहिंग, तो ये क्या है सब इसकी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी हैं। गोदावरी की जैसे कि धरना है, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच, सबरी, कानन, इंद्रावती, देखिए ये रही तो गोदावरी की। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यमुना रिवर जो कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी ये ट्रिब्यूटरी हैं टोन, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन एंड हिंडन, शारदा, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। तो चंबल क्वेश्चन में आया था। तो आप इसको अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो इस क्वेश्चन को आप कर ले जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर मूवमेंट इन द ट्रोपोस्फेयर इज कोज्ड बाय। जो क्षोभ मंडल है उसमें वायु में गति जो संचलन होता है किसके द्वारा होती है। आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आता, देखिए वैसे तो ये पूरा बेस्ड है साइंस पर, तो अगर आपने थोड़ा भी आइडिया पढ़ा होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है, हमने यहाँ पर पहले आपको यही बता देते हैं। कंडक्शन जो होता है इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है, अगर आप चिमटा है उसको इस पर स्टोव पर लगाओगे मोमबत्ती पर, तो चिमटा यहाँ गर्म किया तो यहाँ गर्म हो जाएगा। किस वजह से? कंडक्शन की वजह से, क्योंकि सॉलिड मीडियम में ये क्या है, हीट ट्रांसफ़र होती है बाय कंडक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन प्रोसेस होती है लिक्विड या फ्लूइड मीडियम में, मतलब जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें किसकी वजह से, कन्वेक्शन की। और रेडिएशन जो किसकी वजह से, मतलब इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है बिना किसी मीडियम के होती है। जैसे रेडिएशन आप रेडियो वेव से देखते हो, ये क्या है, रेडिएशन है एक तरह की।
और एडवेक्शन ये हीट का ट्रांसफ़र होता है फ्लूइड में। अब आप बोलोगे यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है एटमॉस्फेयर में, तो इसको एडवेक्शन बोलते हैं। तो आई होप थोड़ा ये समझ आया होगा। 4 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, आइनोस्फेयर और ये वाला पार्ट एक्सोस्फेयर है। तो ये क्षोभ मंडल के बारे में पूछा है ट्रोपोस्फेयर के। तो इसमें किस वजह से होगी, तो जहाँ पर ये एयर है, और एयर कैसा, एयर किस मीडियम में होता है, गैस मीडियम, और गैस में किस प्रोसेस से होता है, अभी हमने बताया था कन्वेक्शन प्रोसेस से। जो फ्लूइड और गैसेस में ट्रांसफ़र होता है हीट का, वो कन्वेक्शन की वजह से होता है। तो कन्वेक्टिव करंट इसका संवहन धारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा डीप स्टडी भी करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही लेयर्स को याद करके चले गए कि 4 लेयर होती हैं, इसमें ये चीज़ें प्रोसेस होता है, टेम्परेचर इसमें घटता है, इसमें बढ़ता है, तो थोड़ा यहाँ पर IQ लेवल भी आपको लगाना पड़ेगा। देखिए IQ बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ा पता होगा तभी कर पाते इसको, वरना यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर प्रेशर, इनमें ही कंफ्यूज रहते हैं और क्वेश्चन कैसा हो जाता है आपका गलत। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, संवहन धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर मेजर्ड इन। वायु दाब के माप की इकाई यहाँ पर पूछी गई है। वो एयर प्रेशर किस में मापा जाता है, डिग्री, आइसोबार, मीटर पर सेकंड या हेक्टा पास्कल। देखिए एयर प्रेशर को मापा जाता है पास्कल में भी, तो यहाँ पर हेक्टा पास्कल दे दिया है, तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होना। तो इसकी इकाई क्या होगी, ऑप्शन डी हेक्टा पास्कल। और डिग्री ये किस में टेम्परेचर के लिए मापी जाती है, आप जैसे पूछते हो आज कितना टेम्परेचर है, 24 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री क्या है, एक तरह से टेम्परेचर को नापने की। आइसोबार ये क्या होती है, जो प्रेशर की सेम लाइन है, मान लीजिए 4 जगह क्या है प्रेशर सेम है, यहाँ प्रेशर है, यहाँ प्रेशर, ये प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ चारों जगह क्या है एयर प्रेशर सेम है। अब इस लाइन को मिलाने वाली को क्या बोलते हैं, जहाँ सेम एयर प्रेशर हो, वायु दाब हो, उसको बोलते हैं आइसोबार, समदाब रेखाएं बोलते हैं इसको। क्लियर। और इसको एयर प्रेशर को जो इंस्ट्रूमेंट किसकी हेल्प से मापते हैं, बैरोमीटर की हेल्प से नापते हैं। जैसे टेम्परेचर थर्मामीटर से नापते हैं, इसी सेम एयर प्रेशर किससे नापते हैं, बैरोमीटर से। आइसोबार, बैरोमीटर, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, एयर प्रेशर को की यूनिट को मापने की क्या है, हेक्टा पास्कल है। और मीटर पर सेकंड ये स्पीड की होती है, स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो ये स्पीड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन अहेड। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। यहाँ पर सेल दी गई हैं, फेरल सेल, हेडले सेल, पोलर सेल एंड अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ बोलते हैं इसको, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। फेरल सेल, हेडले सेल, पोलर, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। एक तरफ लिस्ट 2 में डोल्ड्रम, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड दिया गया है। नहीं आता क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसका हम बता देते हैं कि कैसे आपको सोल्व करना था। तो देखिए ये क्या है, सिंपली हम आपको सिंपली बताते हैं। ये हमारी एक पृथ्वी है प्यारी सी, और इधर सूर्य है, सूर्य की किरणें आ रही हैं। अब आपको थोड़ा तो आइडिया होगा, जो विषुवत रेखा होती है हमारी, वहाँ पर क्या है टेम्परेचर ज़्यादा होता है 0 डिग्री के आसपास। अब एक चीज़ और बता देते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या है प्रेशर कम होगा। टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, ओपन एरिया में। क्लियर। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो इक्वेटोरियल जो विषुवत रेखा के आसपास वाला ये एरिया है, यहाँ टेम्परेचर क्या है ज़्यादा रहेगा, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट।
तो ये लो प्रेशर की बेल्ट होती है। देन इसके बाद क्या है, यहाँ 25 से 35 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है थोड़ा, तो यहाँ पर प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये तो था सिंपल भाषा में। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को फिर थोड़ा और टेक्निकल कर दें तो यहाँ पर क्या है, जैसा कि हमने बताया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट लो प्रेशर है, क्योंकि हीट ज़्यादा होगी तो यहाँ पर ये हवाएं क्या है ऊपर की तरफ एक्सपेंड करेंगी तो फिर ये क्या है दोनों तरफ को मूव कर जाएंगी, और यहाँ के फिर इनको क्या है एक जगह ऐसी मिलेगी, यहाँ पर ये क्या है नीचे की तरफ को डाउन हो जाएंगी, और ये एक तरह से पूरा सेल बना देती हैं। यहाँ हाई प्रेशर होगा तो इधर की तरफ मूव करेंगे एयर, और इधर ये क्या है ग्राउंड है और ये है एटमॉस्फेयर वाला रीजन। तो ये क्या है कंप्लीट सेल बना देती हैं, तो इसको बोलते हैं हैडली सेल। सेम ऐसे ही फिर फेरल सेल बनाएंगी और पोलर सेल बनाएंगी, तो 3 सेल बनाती हैं। आई होप ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। जब हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो इन पर एक काफ़ी डिटेल में वीडियो बनेगा, तो अगर यहाँ बताने लगे कम से कम एक क्वेश्चन में ही आधा घंटा चला जाएगा। इसलिए मोटा मोटा आइडिया देते हैं। हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल किसकी वजह से बनती हैं? प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है। कम प्रेशर किस वजह से? एयर एक्सपेंड कर जाती है और ऊपर जाकर फिर यहाँ पर गिरती है, और इसके बाद यहाँ ही प्रेशर होता है, एक सेल बनाती है हेडले सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। और इनका मूवमेंट कैसा होता है? जो इक्वेटोरियल रीजन में होता है इनका मूवमेंट जो एयर का है, ये इनको क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये ट्रेड विंड है जो सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से चलती हैं, इनको बोलते हैं ट्रेड विंड। किसमें? हेडले सेल में चलती हैं। इक्वेटोरियल रीजन में डोल्ड्रम वाला रीजन होता है, यहाँ हवाएं बहुत कम होती हैं। और इसके बाद यहाँ वेस्टर्लीज होती हैं, यहाँ पोलर ईस्टर्लीज होती हैं। तो अगर आप इसको मैच करोगे तो ITCZ में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि हमने इक्वेटोरियल के आसपास बताया था, शांत पेटी होती है एक तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम बोलते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा? 1। तो 2 आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब फेरल सेल में बताया था, जैसा कि हमने फेरल सेल कहाँ बताया था? जो ट्रेड विंड्स चलती हैं वो 0 से 25-30 के आसपास ही चलती हैं, जो कि फेरल सेल बना रही थी, उसको बोलते हैं ट्रेड विंड। तो ए का क्या हो जाएगा? सॉरी हेडले नहीं, ये फेरल नहीं, हेडले सेल है, पहली सेल होती है हेडले सेल। तो बी का क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। तो बी का 4th यहाँ है और आपको डी का 1 यहाँ मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसा कि ये पहला सेल हमने कौन सा बताया था? हेडले सेल, फेरल, पोलर। तो ये क्रम याद रखना है, गलती से वो फेरल सेल लग गया था। तो हेडले सेल क्या है? ट्रेड विंड। तो इन दोनों से ही आप आंसर कर ले जाओगे। अगर और भी देखना है तो यहाँ पर फेरल सेल का क्या हो जाएगा? ये वेस्टर्लीज हो जाएगा, और पोलर सेल का क्या हो जाएगा? ईस्टर्लीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। हिंदी में भी यही है, फेरल सेल, हेडले सेल, पोलर सेल, बस नाम ITCZ का लगा अंतर। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ये इस वाले पार्ट में होता है, जो विषुवत रेखा होती है इससे 5-10 डिग्री के आसपास को ये ITCZ वाला पार्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं निर्वात प्रदेश, डोल्ड्रम वाला एरिया है। व्यापारिक पवनें ये हेडली सेल में चलती हैं, और फेरल सेल में यहाँ पर पूर्वी पवनें, ये वेस्टर्लीज पश्चिमी पवनें, एंड इसमें पोलर सेल में चलती है पूर्वी पवनें। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? ऊर्जा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है? कंडक्शन, एडवेक्शन, रेडिएशन, एब्लेशन, चालन, अभिवहन, विकिरण या अपक्षरण। तो यहाँ पर
वन बाय वन एक एक करके देख लेते हैं। कंडक्शन क्या होता है, मान लीजिए आप ट्रांसफर होता है हीट सॉलिड टू सॉलिड। मान लीजिए ये आपके हाथ में कोई रोड है लोहे की, और इसको आपने बर्निंग जगह पर लगाया, मतलब गैस स्टोव कैंडल वगैरह जला के, तो ये अगर यहाँ गर्म होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ तक आएंगे और ये आपको भी यहाँ पर जहाँ से आपने पकड़ा हुआ है गर्म फील होगा, क्योंकि ये सॉलिड मीडियम में होता है, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। देन कन्वेक्शन आता है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर होती है किस कहाँ पर, ये फ्लूइड्स और गैसेस में इफेक्टिव होती है, जैसे पानी वगैरह में आप देखोगे या एटमॉस्फेयर में देखोगे, तो ये किसकी वजह से होता है, कन्वेक्शन की वजह से। रेडिएशन, इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती। आप एक्सरे वगैरह कराते हो या कोई सीटी स्कैन एमआरआई, यहाँ पर जो ये रेडिएशन होती हैं इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, तो ये होता है रेडिएशन। एडवेक्शन क्या होता है, इसमें ट्रांसफ़र होता है हीट या मैटर का, कैसा, हॉरिजॉन्टली। अगर बात करें देखिए कन्वेक्शन और एडवेक्शन, कन्वेक्शन मोस्टली कैसा होता है, वर्टिकल हीटिंग होता है, एंड एडवेक्शन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल हीटिंग होता है। तो हमने ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और एडवेक्शन देखे, चालन, अभिवहन, विकिरण, लेकिन इनमें से हमने अपक्षरण नहीं देखा है, मीन्स एब्लेशन। एब्लेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई रॉक पार्टिकल है और ये क्या है, टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, किसकी वजह से, एयर की वजह से या फिर वाटर की वजह से या फिर सनलाइट की वजह से। तो अगर ये टूट रहा है तो इसका क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एब्लेशन यानी अपक्षरण। क्लियर, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड वन लेबल्ड एज रीजन। तो एक तरफ अभिकथन दिया गया है, दूसरे में कारण दिया गया है। अभिकथन में क्या लिखा गया है, स्टेबल एयर रेजिस्ट वर्टिकल मूवमेंट। जो स्टेबल एयर होती है मान लीजिए वो क्या करती है, जो वर्टिकल मूवमेंट है उसको रोकती है, मीन्स स्थिर वायु ऊर्ध्वाकार संचलन को रोकती है, तो ऊपर जाने से रुकती है। और अस्थिर वायु जो मतलब मोमेंट होता है, तो अस्थिर वायु क्या है, एयर असेंड फ्रीली बिकॉज ऑफ इट्स ऑन बायंसी, ये अपने बायंसी उत्प्लावन बल के कारण ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो ये क्या है, ऊपर की तरफ चढ़ती है। देन इसका रीजन दिया गया है, व्हेन स्टेबल एयर इज फोर्स्ड अलोफ्ट, अगर रुकी हुई एयर को कोई बल दिया जाएगा या जब स्थिर वायु पर ऊपर उठने के लिए जोर पड़ता है तो बादल बनते हैं। मतलब जब ये रुकी हुई वायु, स्थिर वायु ऊपर चली जाती है तो क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, और उनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई कम होती है, मीन्स उनकी वर्टिकल थिकनेस कैसी होती है, कम होती है। तो यहाँ पर क्या है दिया गया, दो स्टेटमेंट हैं कि ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, एंड बी में दिया है ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर रॉन्ग। तो इसमें ये फर्स्ट तो सही है और सेकंड क्या है, जब स्टेबल एयर को ऊपर की तरफ ले जाते हैं क्लाउड बनते हैं, और क्लाउड कैसे होते हैं, उनकी वर्टिकल थिकनेस पतली होती है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोल्ड करंट फ्लोइंग अलोंग द कोस्ट ऑफ चिली एंड पेरू। तो यहाँ पर चिली और पेरू के तट पर चलने वाली शीत धारा का नाम क्या है, अगुला, अल्नीनो, हम्बोल्ट या कैनरी। तो यहाँ पर देखिए ये पेरू कोस्ट है, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये क्या है, पेरू का कोस्ट है, तो ये क्या है, पेरू करंट है। कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। पेरू करंट कैसी है, ठंडी जलधारा। तो इसका नाम क्या है, देखिए इसकी खोज किसने की थी, हम्बोल्ट ने की थी, हम्बोल्ट, तो इसलिए इसको क्या है, पेरू करंट या इसको हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है। तो किसके नाम पर है, हम्बोल्ट के नाम पर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज डिफरेंस इन द वाटर लेवल बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड।
एट अ प्लेस इज रेफर्ड टू एज। यहाँ पर हाई टाइड अगर लो टाइड आते हैं तो इनके बीच में जो एवरेज डिफरेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में बताया गया टाइडल बोर या टाइडल पीरियड या टाइडल रेंज या टाइडल वेव। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है। देखिए कहीं पर हाई टाइड आ गई और कहीं पर क्या है लो टाइड है, फिर तो इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्या बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, दोनों के बीच में रेंज की बात हो रही है, तो एक की रेंज ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसको बोलते हैं ज्वारीय रेंज या टाइडल रेंज बोला जाता है। अगर बात करें कैसे टाइड्स आते हैं, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है और यहाँ पर क्या है मून है और यहाँ पर क्या है सन है, दूरी पर है तो इसलिए छोटा बना है और मून पास है तो इसलिए इसको बड़ा बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो अर्थ पर वाटर बॉडीज हैं तो ये क्या है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल लगता है, तो इसकी वजह से ये क्या है यहाँ पर हाई टाइड आएगी। हाई टाइड क्योंकि दोनों का लग रहा है, मून का भी और सन का भी हाई टाइड्स आती है यहाँ पर, और इनको क्या बोला जाता है, इस टाइड को स्प्रिंग टाइड्स बोला जाता है जब दोनों क्या है एक ही रेखा में हो। अगर अर्थ है यहाँ पर और यहाँ पर मून है, ये क्या है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है और यहाँ पर सन है ये इधर लगा रहा है, तो यहाँ पर टाइड कैसा आएगा, ज़्यादा हाई नहीं आएगा, लो टाइड रहेगा, क्योंकि एक इधर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है एक इधर, तो लो टाइड्स आती है और ये लो टाइड्स इसको नाम दिया जाता है नीप टाइड। नीप टाइड्स जब मून और सन 90 डिग्री पर हो यहाँ पर तो नीप टाइड आएगा, और जब एक ही लाइन में हो तो स्प्रिंग टाइड आएगा, ये भी आप ध्यान रखना। और टाइड किसकी वजह से आते हैं, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइडल रेंज बोला जाता है। नेक्स्ट, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वॉज स्टार्टेड इन। पौधों एवं पशुओं का ग्रामीण किस युग में प्रारंभ हुआ। देखिए ये क्वेश्चन है हिस्ट्री से, ये डायरेक्टली ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्टली जियोलॉजिकल टाइम पीरियड से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो हिस्ट्री में हम जब प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं या स्टोन एज पढ़ते हैं, स्टोन एज में हम पढ़ते हैं पैलियोलिथिक मीन्स पूरा पाषाण काल, या फिर मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नव पाषाण काल, और कहीं कहीं पर चैल्कोलिथिक ताम्र पाषाण काल भी पढ़ा जाता है। तो सबसे ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक पीरियड है, ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मीजोलिथिक है फिर देन नियोलिथिक है। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिकेशन हुआ प्लांट्स और एनिमल्स का वो स्टार्ट हुआ था नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल की ही देन है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी से रिलेट की जाती है। यहाँ पर डोमेस्टिकेशन हुआ था एनिमल्स का, फसल उगाने लगे, पशुओं को पालने लगे, देन इसके बाद फिर एक सिविलाइजेशन निकल गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर स्वपोषी, विषमपोषी, शाकाहारी या मृतभक्षी। ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स, हर्बीवोर्स या डेट्रीवोर्स। ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो क्या है एनर्जी लेते हैं और खुद से ही अपना खाना बनाते हैं। हेटेरोट्रोप्स होते हैं जो जीवित जीवों से अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं ऑटोट्रोप से। एंड हर्बीवोर्स जो क्या करते हैं शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी क्या होते हैं प्लांट्स को खाते हैं। एंड डेट्रीवोर्स किसको खाते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को। तो इसमें ऑप्शन सी में क्या है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म डेट कंज्यूम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो जीव जो पौधे तथा पशुओं का भोग करते, पशुओं का भोग नहीं करते शाकाहारी। तो इसमें सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। शाकाहारी केवल क्या है पौधों को खाते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स आर नोन एज
देखिए जैसे लैंड पर बॉडीज़ होती हैं, मान लीजिए माउंटेन है या प्लेट्यू है या फिर प्लेन एरिया है या फिर रिवर फ्लो कर रही हैं, तो सेम ऐसे ही ओशियन के नीचे भी क्या है, यहाँ पर फिजिकल फीचर्स, ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं। यहाँ भी माउंटेन है, यहाँ भी प्लेन एरिया है, यहाँ भी ट्रेंचेस हैं, तो ये क्या है, ओशियन के नीचे भी यहाँ पर लैंड फॉर्म्स बने हुए हैं। तो उन लैंड फॉर्म्स के नाम दिए गए हैं। इनमें से जो फ्लैट टॉप्ड सी माउंट है, मतलब एक इस तरह से होता है, फ्लैट टॉप होता है इसका, और इसको क्या नाम दिया जाता है, शोल, रीफ, गियोट्स या बैंक्स। तो बैंक तो सिंपल है, किनारा होता है। शोल ये दलदली टाइप भूमि होती है, जो बैंक से थोड़ा पहले होती है, दलदली टाइप भूमि होती है। रीफ जैसे कोरल रीफ आपने देखा होगा, चट्टाने वगैरह होती है। गियोट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसका डायग्राम दिखा देते हैं। देखिए ये ओशियन है, ये कॉन्टिनेंट की लैंड है, ये सी लेवल है। तो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसको मगन तट बोलते हैं, महाद्वीपीय मगन तट। और कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसको ढलान बोलते हैं, महाद्वीपीय ढलान। ये कॉन्टिनेंटल राइज है, ये प्लेन है, एक तरह से इसको समतल भूमि या मैदानी भूमि भी बोल सकते हो ओशियन की। ओशियनिक ट्रेंच है, गर्त है, ये डीप है, ओशियनिक डीप। जो डीपेस्ट पॉइंट होता है उसको ओशियनिक डीप बोलते हैं। आइलैंड्स है, जो टापू हैं। देन मिड ओशियनिक रीज है, और ये गियोट्स होते हैं, जो सी माउंट हमने बताया था, जिसका फ्लैट टॉप होता है। एक तरह से प्लेट्यू की तरह ही होता है, जैसे प्लेट्यू होते हैं ना लैंड एरिया पर, ऐसे ही गियोट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट मैच करेक्टली। यहाँ पर 4 जोग्राफर दिए गए हैं और उनकी बुक्स दी गई हैं, जिसमें पीटर हैगेट, P.E. जेम्स, G.P. मार्श एंड एबलर एडम्स एवं गोल्ड। इनकी बुक्स हैं, जैसे पीटर हैगेट हैं, पीटर हैगेट की इनका 3 इंपॉर्टेंट वर्क हैं। एक ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस, देन इसके बाद इन्होंने नेचर ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन भी लिखा, एंड इसके बाद इन्होंने लिखा ज्योग्राफी अ ग्लोबल सिंथेसिस। यहाँ पर मॉडर्न सिंथेसिस भी इनकी है, ग्लोबल सिंथेसिस भी इनकी है, एंड नेचर ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाता है पीटर हैगेट के बारे में। देन इसके बाद P.E. जेम्स आते हैं। P.E. जेम्स ये अमेरिकन जोग्राफर हैं एंड रिलेट हैं ये रीजनल जोग्राफी से। तो ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स ये इनकी बुक है, तो ये भी करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। देन आते हैं G.P. मार्श, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी ये बुक G.P. मार्श की नहीं है, ये बुक है डेविड हार्वे की बुक है। तो ये क्या स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें G.P. मार्श की, तो G.P. मार्श की बुक है मैन एंड नेचर। तो इनको क्या है, अमेरिका का फर्स्ट, अमेरिकाज का क्या बोला जाता है, फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट। कोई जोग्राफर इनको बोलते हैं अमेरिकाज फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट। किसको, G.P. जेम्स को। बात करें एबलर एडम्स एंड गोल्ड की, तो ये रिलेट है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये भी ये करेक्ट है। तो यहाँ पर रॉन्ग पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, फिर से नॉट करेक्ट पूछा है। देखिए जब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो पहली स्टेटमेंट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड विद इडियोग्राफिक अप्रोच, मतलब क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा वर्णात्मक उपागम से संबंधित है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड विद नोमोथेटिक अप्रोच, मतलब क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नोमोथेटिक या विश्लेषणात्मक उपागम से संबंधित है। थर्ड है, द एक्सपोनेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन वाज रिचर्ड हार्टसॉन,
एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इज रिलेटेड विद कोरोलॉजी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है। रिचर्ड हार्टसॉन क्या है, इसके एक्सपोनेंट माने जाते हैं। ये भी करेक्ट है क्योंकि कोरोलॉजी ये एरिया से ही रिलेटेड है, रीजन से रिलेटेड है, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तो जो इस क्वेश्चन में दाव खेला है ये यूजीसी नेट ने, तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन ए और बी में। तो देखिए यहाँ पर आपको ईडियोग्राफिक, क्योंकि इन दो टर्म पे ही ये क्वेश्चन बेस्ड है, ईडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक, इन दोनों पे ही ये रिलेट है। ईडियोग्राफिक रिलेट करता है रीजनल से, रीजनल, एंड ये रिलेट करता है सिस्टमेटिक, मतलब एक तरह से यूनिवर्सल या जनरल बोल सकते हैं, रीजनल एंड जनरल ज्योग्राफी। तो ये नोमोथेटिक सिस्टमेटिक या जनरल हो जाएगा, ईडियोग्राफिक क्या हो जाएगा, रीजनल हो जाएगा। इसमें भी जैसे कि एरियल डिफरेंशिएशन, ये ईडियोग्राफिक में नाम आ जाता है हार्टसॉन का, जैसा कि हमने अभी बताया हार्टसॉन। नोमोथेटिक जो है ये एक तरह से जैसे एक्सेप्शनलिज्म है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेप्शनलिज्म, जिसके कौन प्रोपोनेंट सेफर हैं, सेफर। तो ये क्या है, जनरल ज्योग्राफी है, तो ये बिल्कुल अलग है। एक्सेप्शनलिज्म इसका उदाहरण है, सेफर है, जनरल ज्योग्राफी है। तो ईडियोग्राफिक किससे रिलेटेड है, रीजनल से रिलेटेड है, और इसके प्रोपोनेंट हार्टसॉन है। तो यहाँ पर क्या है, नोमोथेटिक वाला ये गलत हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट आंसर इसलिए क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। क्लियर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेम एनवायरमेंट कैरीज डिफरेंट मीनिंग्स टू पीपल विद डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग एंड कल्चर। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ। एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। तो ये किससे संबंधित है, ये रिलेट करेगा डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, एंड प्रोबेबिलिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। देखिए डिटर्मिनिज्म जो कि निश्चयवाद है, इसमें किस पर निर्भर है, ये प्राकृतिक से रिलेटेड है। इसमें क्या है, जो नेचर है वो एक्टिव एजेंट है एंड ह्यूमन क्या पैसिव एजेंट है। पॉसिबिलिज्म में इसका उल्टा होता है, मानव अपनी सुविधाओं के अनुसार वातावरण को या पर्यावरण को यूज कर सकता है। स्टॉप एंड गो में लिमिट में रहकर, एंड प्रोबेबिलिज्म में संभाव्यवाद, तो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए कोई एक ज़मीन है, यहाँ पर 5 बीघे ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन। अब देखिए कोई लोग तो इस पर क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाएगा, कोई यहाँ पर अपने रहने खाने के लिए ही फसल उगाएगा, कोई यहाँ पर ऐसी फसल उगाएगा जिससे ज़्यादा फ्रूट हो, जैसे ड्रैगन फ्रूट की खेती कर ले तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कोई यहाँ पर ग्रेन उगाएगा। तो अलग अलग वातावरण, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जीवन यापन के लिए एक ही प्रकार का वातावरण अलग अलग भिन्न हो जाता है। तो ये था उदाहरण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संभववाद। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एम्फसाइज ऑन द बिहेवियरल एनवायरनमेंट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बिहेवियरल एनवायरनमेंट से है। तो इसमें किसने जोड़ दिया बिहेवियरल एनवायरनमेंट पर, तो जो बर्टन है, तो इनको तो एक तरह से यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है, क्योंकि जो मात्रात्मक क्रांति लाई थी वो किसके द्वारा, आई बर्टन के द्वारा ही लाई गई थी। तो इन्होंने ही यहाँ पर एक बुक लिखी थी रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। ग्रेगरी, फिर किर्क, जॉनस्टन। तो यहाँ पर जो ये बिहेवियरल एनवायरनमेंट है, यहाँ पर नाम किस किस के आते हैं, इसमें सबसे पहला नाम आता है वॉलपार्ट का, वॉलपार्ट। देन यहाँ पर राइट का नाम भी आता है बिहेवियरल ज्योग्राफी में। देन रैकलस का नाम आता है, रैकलस। एक नाम आता है कार्लोसार, एंड एक नाम और आता है किर्क।
तो किर्क जिन्होंने क्या है फर्स्ट बिहेवियरल मॉडल दिया था, उन्होंने अपने मॉडल में बोला था कि जो स्पेस और टाइम होता है वहाँ पर सेम इंफॉर्मेशन क्या करती है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग होता है, जैसा कि हमने भी उसमें बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। पॉसिबिलिज्म सेम ऐसे ही रिलेटेड करता है जो किर्क ने अपनी बुक लिखी थी उसमें। तो उनका जो मॉडल है उसमें उन्होंने यही उदाहरण दिया था कि इंडो गंगेटिक प्लेन है, जो गंगा का मैदान है, इंडो गंगेटिक प्लेन में कैसी ज़मीन है, फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है। अब उपजाऊ भूमि में लोगों के पास ज़मीन है, यहाँ जाट गुजर शहीर सैनी आदि अनेक जातियाँ रहती हैं, तो उनके हिसाब से ज़मीन क्या है वो अलग अलग यूज़ करेंगे। कोई यहाँ पर अपने गाय भैंसों के लिए चारा उगाने के लिए काम करेगा, कोई यहाँ पर अपनी ज़मीन में ऐसी फसल उगाएगा जिससे क्या है ज़्यादा प्रॉफिट हो, कोई सब्जियां उगाएगा, कोई यहाँ पर फिर कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाएगा। तो इस तरह से अलग अलग क्या हो जाता है, इनका रहने का तरीका हो जाता है। तो ये बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो ये किसके द्वारा बताया गया था, जेम्स किर्क के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बिहेवियरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये नाम है वोलपार्ट, राइट, रेकलस, कार्लोस आर, किर्क। तो ये आपको याद रखने हैं, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिफाइंड ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर सेफर का नाम दिया गया है, हार्टसॉन, रिस्टोफन या बैरोज। तो सिंपली यहाँ पर जो ये ह्यूमन इकोलॉजी का टर्म जो दिया गया है ये दिया गया है बैरोज के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैज रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दी गई हैं, महानगर दिए गए हैं 4, इनमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर दिखाई गई है 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग मुंबई में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज पासिंग थ्रू द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच इंटेल्स लो फर्टिलिटी एंड लो मोर्टिलिटी। देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आपने पढ़ी होगी, DTT डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई, थॉमसन एंड नोटस्टीन के द्वारा। नाम भी लिख सकते हो, थॉमसन एंड नोटस्टीन। स्पेलिंग अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो करेक्ट कर लेना, लेकिन लिखा किसके द्वारा गया, थॉमसन एंड नोटस्टीन के द्वारा ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी गई है। इसमें 4 स्टेजेस बताई हैं। तो इसमें एक स्टेज के बारे में बोला गया है कि लो फर्टिलिटी एंड लो मोर्टिलिटी, मतलब यहाँ पर निम्न प्रजनन एंड निम्न मृत्यु दर, मतलब कि बर्थ रेट भी यहाँ पर क्या है, बर्थ रेट भी कम है, मतलब प्रजनन दर क्या है, कम है, और डेथ रेट भी कम है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अब यहाँ पर अच्छी हो गई हैं और बर्थ पर भी कंट्रोल है। तो ये वाली स्टेज इन 4 राज्यों में से किस राज्य में है? ऑप्शन है आसाम, हरियाणा, पंजाब एंड तमिलनाडु। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में बर्थ रेट क्या है, कम है क्योंकि लोग पढ़ लिख गए हैं ज़्यादा और यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स इनका यूज़ करने लगे हैं, और डेथ रेट भी यहाँ पर कम है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर साउथ इंडिया में कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन रूरल आउट माइग्रेशन इन इंडिया। तो ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है, मतलब सिंपल शब्दों में बोला, ये एक गांव है और ये एक शहर है। तो गांव से शहर बहिर्प्रवास का मतलब होता है, रूरल आउट का मतलब होता है गांव से
शहर की तरफ जाना, ये बहिर्प्रवास हो गया, क्योंकि गांव से बाहर जा रहे हैं तो रूरल आउट। तो क्यों जाते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एग्रीकल्चर इनएफिशिएंसी, मतलब कृषि अक्षमता है कि गांव में अब कृषि कम होने लगी है और कृषि से कमाया नहीं जा रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, गांव में ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, इसकी वजह से भीड़ कम करने के लिए शहरों की तरफ निकल पड़ते हैं। लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं का भी अभाव है, मतलब वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है एंड आदि अनेक सर्विसेज नहीं है, इस वजह से वो बाहर जाते हैं। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर क्या है गांव में ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गांव के जितने भी आपने नई उम्र के बच्चे देखे होंगे या युवा देखे होंगे, वो शहर इसीलिए जाते हैं कि कुछ कमाकर लाया जा सके। तो कमाने के लिए ही वो क्या है, बाहर जाते हैं। तो पैसे के लिए, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी दर गांव में थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से वो बाहर जाते हैं शहरों में रोजगार की खोज में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ अ गुड रेफर्स टू, यहाँ पर वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है। 4 ऑप्शन है। द मैक्सिमम डिस्टेंस विच पीपल हैव टू ट्रैवल टू परचेज अ गुड और सर्विस, वस्तु या सेवा खरीदने के लिए लोगों का जो अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है। मान लीजिए कोई एक इंसान है, इसको क्या है, कुछ सामान खरीदना है यहाँ से, और ये जो डिस्टेंस दूरी की, इसको रेंज ऑफ गुड बोलते हैं। या फिर द वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल एट अ मार्केट प्लेस, कि मार्केट में गुड्स कैसी है, प्रीशियस गुड्स है या इंफीरियर गुड्स है, तो इसके बारे में बताया है। द थर्ड है द मैक्सिमम डिमांड टू मेक द सर्विस और गुड वायबल, मतलब सेवा या वस्तु को व्यवहार परक बनाने के लिए अधिकतम मांग। या फिर द मैक्सिमम पॉपुलेशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ अ फंक्शन, कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक अधिकतम जनसंख्या। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वस्तु की विस्तार सीमा, जैसा कि शब्द ही बयां कर रहे हैं कि रेंज ऑफ अ गुड, मतलब कि किसी इंसान के द्वारा जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल की गई है किसी गुड या सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, रेंज ऑफ अ गुड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल इन क्रिस्टोलर सेंट्रल प्लेस थ्योरी रेफर्स टू, यहाँ पर क्रिस्टोलर की थ्योरी बताई है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, जो कि किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है सेटलमेंट से रिलेटेड। सेटलमेंट के बारे में इसमें बताया है, और सेटलमेंट में भी स्पेशली अर्बन सेटलमेंट को लेकर। तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी में के की वैल्यू दी गई हैं 3, 4, 7 एंड किसी किसी बुक में 9 भी दिया गया है। तो इन जो नंबर हैं 3, 4, 7 एंड 9, तो इनकी क्या वैल्यू है, तो ये यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है इससे रिलेटेड बोला है। तो अगर K3 की बात की जाए, K = 3, तो ये क्या है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, मार्केटिंग प्रिंसिपल भी बोल सकते हो इसको। एंड K की वैल्यू यहाँ पर 4 है, सॉरी 5 नहीं, K की वैल्यू यहाँ पर पहली जो K की वैल्यू है मार्केटिंग से रिलेटेड है, और जो K की वैल्यू है 4 वो किससे रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। एंड K की वैल्यू 7 है, ये किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने यहाँ पर जो क्रिस्टोलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी है सेटलमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी कैटेगराइज एज फुटलूज इंडस्ट्री, यहाँ पर स्वच्छंद उद्योग के बारे में बात की गई है, इनमें से कौन सा फुटलूज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। सीमेंट इंडस्ट्री, या फिर जहाज निर्माण शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, या इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, या फिर सूती वस्त्र कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए फुटलूज इंडस्ट्री वो होती हैं जिनको अगर आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, जिनका फॉर्मेशन कर रहे हो, बना रहे हो कहीं पर, तो उन इंडस्ट्री को क्या है, मतलब जो गुड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या फिर रॉ मटेरियल कच्चा माल, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिस्टेंस वगैरह से कि कहाँ पर बनाई जा रही हैं।
तो ये एक तरह से कहीं भी बनाई जा सकती हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री ये वहाँ पर होंगी जहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी, कच्चे माल की। देन शिप बिल्डिंग ये कहाँ पर, कोस्टल एरिया पर ही बनाई जा सकती हैं, इनलैंड एरिया पर नहीं बनाई जा सकती। कॉटन टेक्सटाइल ये वहाँ पर बनाई जाएंगी जहाँ पर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी रहेगी, मतलब नमी रहेगी। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोस्टली जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है उस एरिया में बनाई जाएंगी जहाँ से रॉ मटेरियल मिल सके। तो ये ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की इंडस्ट्री आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगी, चाहे रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, कहीं भी बना सकते हो। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा स्वच्छंद उद्योग या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का। तो ये फुटलूज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया। यहाँ पर बताया है कि ये क्या है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया अपॉन में नेट सोन एरिया। तो ये किसका फॉर्मूला है? हिंदी में बात करें तो यहाँ पर है नेट सो बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये सकल बोया क्षेत्र ऊपर आएगा, ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया को बोला जाता है सकल बोया क्षेत्र एंड अपॉन में नेट बोया क्षेत्र। देखिए बात करें यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी यानी कृषि क्षमता से कि एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी क्या होती है। तो अगर बात करें एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी वो होता है या कृषि क्षमता वो होता है आप किसी खेत में कितना इनपुट लगाते हो, मतलब आप कितना खर्चा करते हो खाद वगैरह या फिर जुताई का पैसा, ये सब मिलाकर फिर आपको कितना आउटपुट मिला, आउटपुट इसका रेशियो निकालकर जो भी रेशियो आएगा वो होगा प्रोडक्टिविटी। और एफिशिएंसी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो, ये होता है एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी। मान लीजिए आपने 10 रुपये लगाए खेत में इनपुट और आपको मिले 100 रुपये, तो रेशियो हुआ 1:10। तो ये क्या हो जाएगी, उस खेत की एफिशिएंसी हो जाएगी। यहाँ पर बात मैक्सिमम प्रॉफिट की ही होती है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ये क्या होता है, ये होता है किसी एक एरिया में एक से ज़्यादा फसल उगाना। मान लीजिए किसी साल में 2020 में तो आपने कोई फसल उगाई, अब उसमें एक फसल और ऐड कर दी, मतलब कोई नई वैरायटी की फसल ऐड कर दी, तो ये हो जाएगा आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फसल विविधीकरण। एंड फसल केंद्रीयकरण क्रॉप कंसंट्रेशन क्या होता है, क्रॉप कंसंट्रेशन होता है कि किसी एक टाइम पीरियड में किसी एक टाइम में क्या है जो क्रॉप की डेंसिटी है वो चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्रॉप कंसंट्रेशन। जैसे एग्जांपल आप डेंसिटी की बात करते हैं यहाँ पर फसल की, आप अगर खेत देखें वेस्ट यूपी के और ईस्ट यूपी के, तो धान की खेती किधर ज़्यादा होती है, धान की खेती होगी ईस्ट यूपी वाले पार्ट में। अब आपसे पूछने लगे ये यूपी की 5 बीघा ज़मीन है और ये महाराष्ट्र की 5 बीघा ज़मीन है, तो कॉटन सॉइल कॉटन की फसल कहाँ अच्छी होगी, तो ये महाराष्ट्र वाले रीजन में होगी। तो ये आ जाता है वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ एनी क्रॉप इन एनी एरिया at a given period of time is called crop concentration। and crop intensity क्या होता है, ये होता है कि किसी फार्मर ने एक साल में एक लैंड है और उसी एग्रीकल्चरल लैंड पर कितनी फसल उगाई है एक साल में, उसको बोलते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। और यही फॉर्मूला जो ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया अपॉन में नेट सोन एरिया, मतलब आपके पास जो कल्टिवेटेड एरिया है वो अपॉन में आपने कितना बोया वो, तो ये हो जाएगा आपका क्रॉप इंटेंसिटी, तो फसल गहनता हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। आई होप ये चारों टर्म आपको क्लियर हुए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ लीस्ट कोस्ट लोकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, यहाँ पर न्यूनतम लागत अवस्थिति के सिद्धांत की बात की गई है, ये किसने रखा था? तो ऑप्शन है लॉस, इसार्ड, अडीसे या वेबर ने। तो लीस्ट कोस्ट थ्योरी दी गई है वेबर के द्वारा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये थ्योरी किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, मतलब एक तरह से ट्रांसपोर्ट से। तो इसमें बोला गया इंडस्ट्री उस एरिया में सिचुएटेड होगी जहाँ पर क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, और जो फाइनल जो आपका चीज़ें लग रही हैं इसमें इंडस्ट्री में, तो वो क्या है कम से कम लगे। मतलब जैसे रॉ मटेरियल अगर आप इंडस्ट्री दूर बनाओगे तो क्या होगा, रॉ मटेरियल लाने में और ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो वेबर ने बोला है कि उस जगह पर इंडस्ट्री लगाई जाए उस एरिया में जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की और जो फाइनल जो चीज़ें लगे, फाइनल आउटपुट वो मिनिमल हो, एक तरह से बिल्कुल कम लगे। तो न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत दिया गया वेबर के द्वारा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इन द पेरिफेरी ऑफ सिटीज इन यूएसए इज कॉल्ड। संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरों के उपांत में सब्जियां, फल तथा फूलों की गहन खेती कहलाती है। अमेरिका में इस खेती को कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। जो ये फूल, सब्जियां और फलों की खेती होती है इसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर स्टील मिल्स विद इन जापान ड्रॉन टू कोस्टल लोकेशंस। जो जापान है ये आइलैंड कंट्री है एक, इसमें जो आप स्टील मिल्स देखेंगे तो वो कोस्टल लोकेशन पर ही लोकेटेड हैं। इसका क्या रीज़न है? नियरनेस टू आयरन और रिजर्व, नियरनेस टू लोकल मार्केट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, या टू मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर इंपोर्ट रॉ मटेरियल एंड स्टील एक्सपोर्ट। तो हिंदी में भी आपको समझ आ गया होगा कि जो ये इस्पात मिलें हैं ये तटीय स्थानों की ओर क्यों स्थापित की जाती हैं। सिंपल सा रीज़न है, जापान में कोई ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं है, कच्चा माल नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है। आयरन और रिजर्व नहीं है, बाजार की समीपता के अधिकार नहीं लगाएंगे, और चीप लेबर का यहाँ पर कोई, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है जापान में, तो ये भी कोई ऑप्शन नहीं हो पाता। जो मोस्ट सुटेबल इसमें लग रहा है ऑप्शन डी, क्योंकि कच्चा माल वो पहले इंपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज से, देन वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ से ही फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब सीधी सी बात है तटीय एरिया में ही तो बनाएंगे फिर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितनी कम लगे, अगर बीच सेंटर में बना दी तो फिर क्या है इशू हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का उपयोग नहीं किया जाता है? तो आई, नोज, ईयर या हेयर। तो देखिए आई को देखते हैं कि किसकी कैसी आई है, ब्लैक आई है, ब्राउनिश आई है, उससे रेस का पता लगाते हैं। नोज, लंबी नोज है या फिर मोटी नोज है। हेयर से पता लगाते हैं सुनहरे बाल हैं, करली बाल हैं, और यहाँ पर शेप ऑफ द फेस, इनसे क्या है, इन चारों चीज़ों से क्या बताते हैं, रेस का पता लगाते हैं। तो ये चार क्या हैं, इनमें चार क्राइटेरिया, आई, नोज, एयर एंड शेप ऑफ द फेस। तो इसमें ईयर से नहीं काउंट करते, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स एंड देयर हैबिटेट्स। एक तरफ जनजातियां लिखी गई हैं, एक तरफ उनके पर्यावास को दर्शाया गया है।
तो यहाँ पर किर्गिज जो कि सेंट्रल एशिया में ही पाई जाती है, सेंट्रल एशिया यानी कि आपका किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस वाले एरिया में आपको ये जो ट्राइब्स है वो देखने को मिल जाएगी। याकूट्स देखने को मिलते हैं आपको साइबेरिया वाले रीजन में। याकूट्स को शाखा भी बोला जाता है। याकूट्स का दूसरा नाम क्या है? शाखा। अगर शाखा भी आ जाता है तो लगा सकते। लैब्स मिलती हैं आपको फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क वाले रीजन में। इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोला जाता है। और एस्किमो कनाडा वाले रीजन में पाई जाती है, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड और ईस्टर्न साइबेरिया वाले रीजन में। तो इसका करेक्ट मैच यही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ स्टेट। यहाँ पर राज्य के बारे में बताया गया। ये राज्य नहीं है, एक तरह से देश को जो रिप्रेजेंट करता है वो ये वाला स्टेट है। तो स्टेट से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट हैज़ अ टेरिटोरियल बेस। देखिए टेरिटोरियल बेस ठीक है। इट ऑलवेज एज अ सोशल और कल्चरल बेस। इट क्लेम्स इंटरनल सोवरेनिटी। इट क्लेम्स सोवरेनिटी इन एक्सटर्नल रिलेशंस। तो स्टेट और नेशन में यही थोड़ा अंतर आ जाता है। तो स्टेट इसमें क्या हो जाएगा आपका? उसका हमेशा सामाजिक या सांस्कृतिक आधार होगा, उसी को क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। इट ऑलवेज हैज अ सोशल और कल्चरल बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डज नॉट बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। इनमें से कौन सी द्रविड़ कुल की भाषा नहीं है? सिंहलीज, ब्राहुई, कन्नड़ा, मलयालम। ये तो सीधे तौर पर क्या है? द्रविडियन लैंग्वेज है। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो ब्राहुई है ये क्या है? द्रविडियन लैंग्वेज है। और जो सिंहली ये कहाँ है? श्रीलंका में बोली जाती है। ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इंडो आर्यन लैंग्वेज की कैटेगरी में ये आती है। तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द हैबिटेट ऑफ द टोडा ट्राइब इज। टोडा जनजाति का आवास पूछा है। अरावली रेंज, शिवालिक, कैमूर या नीलगिरी रेंज। अरावली रेंज आप देखोगे ये जो राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पर अरावली रेंज है। ये इवन दिल्ली तक भी आती है अरावली रेंज, दिल्ली में मजनू के टीला तक। तो यहाँ पर टोडा जनजाति देखने को नहीं मिलती है। शिवालिक रेंज ये हिमालय का पार्ट है, जो ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक रेंज है। तो शिवालिक रेंज पर भी टोडा जनजाति नहीं देखने को मिलती है। कैमूर रेंज कौन सी है? ये जो अरावली रेंज है इसी का ही ये एक तरह से, अरावली नहीं सॉरी, ये विंध्यन का क्या है? पार्ट है, विंध्यन का ईस्टर्न पार्ट है। कहाँ पर है ये कैमूर रेंज? जबलपुर जो कि एमपी है उसके आसपास देखने को मिल जाएगी। एंड नीलगिरी हिल, ये नीलगिरी हिल इस वाले पार्ट में है, तमिलनाडु का बॉर्डर है और कर्नाटका इस वाले एरिया में। तो इस रीजन में आपको टोडा जनजाति देखने को मिल जाती है, तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश की आर्थिक विकास मापने के लिए किस सूचक का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक पूछा है, तो मोस्ट कॉमनली पूछा है, जो ज़्यादा सुटेबल है वो लगाना है। शिशु मृत्यु दर, पेयजल की उपलब्धता, महिला साक्षरता, हालांकि ये चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुटेबल प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा इज द करेक्ट आंसर। और जीडीपी की बात करें, ये HDI इंडेक्स, अगर किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना होता है तो इसके 3 पैरामीटर हैं। एक पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम, उसमें आपकी फिर एजुकेशन देखी जाती है एंड आपकी
लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखी जाती है, जीवन प्रत्याशा। तो ये 3 पैरामीटर होते हैं HDI के, तो इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये गुन्नार मिर्दाल दिया है, कुमुलेटिव कोसेशन थ्योरी, संचयी कार्यकारण मॉडल, फ्रीडमैन का सारभाग परिधि है, उपांत मॉडल, कोर पेरिफेरी मॉडल, बोर्डविले का ट्रांसपोर्ट मॉडल, परिवहन मॉडल, या फ्रैंक का डिपेंडेंसी प्रायस्ता मॉडल। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बात करें गुन्नार मिर्दाल की, तो इन्होंने कुमुलेटिव कोसेशन थ्योरी दी थी। इसमें इन्होंने कुमुलेटिव कोसेशन मॉडल में गुन्नार मिर्दाल ने क्या बोला, बैकवर्ड इफेक्ट के बारे में बताया, बैकवर्ड इफेक्ट एंड स्प्रेड इफेक्ट की बातें की। अब ये क्या होते हैं, तो देखिए बैकवर्ड इफेक्ट, यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो आसपास की चीज़ों को ग्रोथ सेंटर की तरफ, एक सेंटर होता है ग्रोथ सेंटर, उसकी तरफ को खींचता है। और स्प्रेड इफेक्ट में क्या होता है, जो ग्रोथ सेंटर है इससे चीज़ें बाहर की तरफ जाती हैं। देखिए यहाँ आपको मोटा मोटा बताया जा रहा है, बस जब यहाँ पर ये पढ़ाएंगे थ्योरीज तो वहाँ पर ज़्यादा डीपली बताएंगे। इवन हमारी ज्योग्राफिकल थॉट की सीरीज चल रही है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। तो इसमें इन्होंने गुन्नार मिर्दाल ने 4 स्टेजेस बताई, नो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिस्पर्जन स्टेट और इंटीग्रेशन। देन फ्रीडमैन की कोर पेरिफेरी मॉडल है, इसमें भी इन्होंने 4 स्टेज बताई। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है पहले, फिर वो डेवलपमेंट होता है कोर एंड पेरिफेरी में, इसके बाद डिस्पर्जन होता है यहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पेरिफेरी वाले रीजन में कोर से पेरिफेरी की तरफ, और फिर इमरजेंस होता है किसका, स्पेशियल इंटीग्रेशन का। तो ये फ्रीडमैन की थ्योरी है, करेक्ट है बिल्कुल, दोनों थ्योरी करेक्ट है। देन बोर्डविले की थ्योरी आती है, ट्रांसपोर्ट मॉडल बोर्डविले का नहीं है, बोर्डविले ने दी थी ग्रोथ पोल थ्योरी, पैरोक्स एंड बोर्डविले, बुडविल भी लिखा हुआ है, तो ग्रोथ पोल थ्योरी दी गई बोर्डविले या बुडविल के द्वारा। तो ये गलत है, ये ठीक है। डिपेंडेंसी मॉडल फ्रैंक के द्वारा दिया गया, तो नॉट करेक्ट पूछा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मलाइज द कॉन्सेप्ट दैट देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। किसी भी रीजन का डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए एरिया बताए हैं, कोर एरिया डेवलप्ड एरिया मिलेगा, पेरिफेरी थोड़ा लेस डेवलप्ड एरिया मिलेगा। अभी हमने कोर पेरिफेरी मॉडल देखा था, वो किससे रिलेटेड था, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन से। ये स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, ये कोर पेरिफेरी जो स्पेस की बात हो रही है, और नेशनल डेवलपमेंट की, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कैसा होगा। तो ये बताया था किसने, फ्रीडमैन ने अपनी थ्योरी कोर पेरिफेरी मॉडल में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रोस्टोव के मॉडल से रिलेटेड पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अकॉर्डिंग टू रोस्टोव मॉडल इज करेक्ट। रोस्टोव के मॉडल के अनुसार आर्थिक समृद्धि की अवस्थाओं का कौन सा अनुक्रम निम्नलिखित में से सही है। तो रोस्टोव ने 5 स्टेजेस बताई, 5 स्टेजेस में उन्होंने क्या बताया, पहला बताया ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी कैसी होती है, ट्रेडिशनल होती है। फिर वो क्या करती है, टेक ऑफ करती है, प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। देन इसके बाद फिर आता है टेक ऑफ स्टेज, ये प्री कंडीशन होती है टेक ऑफ की। देन इसके बाद आता है थर्ड में टेक ऑफ, और उसके बाद आता है ड्राइव टू मैच्योरिटी, एंड लास्ट वन आता है ड्राइव टू मैच्योरिटी, एंड फिफ्थ वन आता है एज ऑफ, यहां पर लिख देते हैं एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। तो ये 5 स्टेजेस हैं किसकी, रोस्टोव के मॉडल की। तो आप देख लीजिए ये 5 स्टेज में आपसे क्या क्रम पूछा है। तो पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी आएगी, बिल्कुल सही है, चारों में ट्रेडिशनल सोसाइटी है। फिर प्री कंडीशन टू टेक ऑफ,
किसी में नहीं दिया हुआ, टेक ऑफ दिया है, तो ये तो दो गलत हो जाएंगे। अब बचते हैं हमारे पास बी और सी। देन थर्ड आता है टेक ऑफ के बाद ड्राइव टू मैच्योरिटी। ओके, टेक ऑफ के बाद ड्राइव टू मैच्योरिटी है। हाई मास कंजम्पशन ये क्या है, लास्ट में होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगर आपको थ्योरी पता है तो आप तो कर ले जाओगे यूं ही, फिर कोई जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल रीजन। यहाँ पर आपको आकारी या समांगी क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए सिंपल शब्दों में बताया जाए, फॉर्मल रीजन वो होता है जिसकी पॉलिटिकल बाउंड्री हो, इवन नेचुरल बाउंड्री हो, जो डिमार्केशन हो रहा हो अच्छे से, तो उस डिमार्केशन। और जो फॉर्मल के बाद एक रीजन हो रहा था फंक्शनल रीजन, इसमें कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती, वो क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। तो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रीजन कोई फिक्स एरिया नहीं है, तो ये फंक्शनल रीजन में आता है। हैदराबाद सिकंदराबाद रीजन ये भी फंक्शनल रीजन में आता है। दिल्ली जयपुर आगरा ट्रायंगल ये भी फंक्शनल रीजन का है। जो आसम घाटी है वो क्या है, चेंज नहीं होती, इसका एक डिमार्केशन है प्रॉपर, और लोगों का एक कल्चर है, रहना सहना है, तरीका है, तो ये आ जाएगा फॉर्मल रीजन में आसम घाटी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन 2001 एंड 2011 द सेक्स रेशियो फीमेल्स पर 1000 मेल हैज़। 2001 से 2011 के बीच लिंग अनुपात जो है, देखिए लिंग अनुपात क्या होता है, स्त्रियों की संख्या कितने पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर। तो यहाँ पर जैसे 940 हो गया या 942 हो गया, 930 हो गया, तो इस तरह से ये क्या है, सेक्स रेशियो माना जाता है। तो 2001 से 2011 के बीच क्या इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ, या कांस्टेंट रहा, या इंक्रीज हुआ लेस देन 5। यहाँ पर इंक्रीज बाय 5 to 10, डिक्रीज बाय 5 to 10, और यहाँ पर रिमेंड कांस्टेंट, या फिर इंक्रीज बाय लेस देन 5। तो इनमें से क्या था। अगर आपको 2001 का सेक्स रेशियो पता है और 2011 का, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2001 में कितना था, 933 था, एंड ये बढ़कर क्या हो गया, 943 हो गया था। तो यहाँ पर इंक्रीज कितने का हुआ, 10 का, 5 से 10 की वृद्धि दिया गया है, तो ये वाला क्या है, पोर्शन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये सेक्स रेशियो और बर्थ रेट, डेथ रेट, ये जितने भी डेटा हैं आपको थोड़ा याद करके जाना है 11 का, और जो अगर 21 आ जाती है तो 21 का डेटा वो भी याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर लिस्ट 1 में मिनरल दिए गए हैं, लिस्ट 2 में माइंस दी गई हैं, तो इनका क्या है, करेक्ट लगाना है आपको। देखिए यहाँ पर अगर आपको सिर्फ कॉपर पता है, देखिए कॉपर अगर आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, चैल्कोलिथिक पीरियड जो कि हमने भी बताया है यहाँ पर कि पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक, ताम्र पाषाण काल जो चैल्कोलिथिक है, इसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, खेतड़ी राजस्थान से मिलते हैं। अगर आपको एक भी पता है तो दो तो आप एलिमिनेट कर ही दोगे, ए का 4th, तो ये ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपके पास बचते हैं ऑप्शन सी एंड डी। यहाँ पर मैंगनीज की बात की जाए तो ये ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, बालाघाट में। तो मैंगनीज कहाँ पर, बालाघाट। और बालाघाट कहाँ पर है, ये देखने को मिलेगा आपको एमपी वाले रीजन में, एमपी स्टेट में बालाघाट देखने को मिलता है। तो सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और जो ये आयरन और है ये कहाँ पर मिलता है, आयरन और आपको देखने को मिलेगा कुद्रेमुख में, और कुद्रेमुख कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है, कर्नाटका के चिकमगलूर में। और यहाँ पर मायका ये कोडरमा में मिलता है, कोडरमा कहाँ पर है, झारखंड वाले राज्य में, झारखंड राज्य में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट ये इसके डेटा दिया गया है कि कहाँ पर कितना मिलता है लेड, जिंक, कॉपर, ये आप देख सकते हो इसमें। ये इंडिया का मिनरल मैप है जो कि किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, mapsofIndia.com के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया मैंग्रोव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्री ऑफ ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, या फिर टाइडल फॉरेस्ट, या फिर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, या फिर सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। तो बात करें मैंग्रोव की, मैंग्रोव आपको किस एरिया में देखने को मिल जाते हैं? मैंग्रोव मिलेंगे जहाँ पर दलदली ज़मीन होगी, या फिर तटीय कोस्टल एरियाज़ हैं जैसे आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वाला, ये पार्ट में मिल जाते हैं, और कुछ पैचेस इसके मिल जाते हैं महाराष्ट्र वाले एरिया में भी। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? ये कैटेगरी मैंग्रोव फॉरेस्ट आते हैं टाइडल फॉरेस्ट की कैटेगरी में, देखने को मिल जाएंगे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड कुछ अदर पार्ट्स में भी ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जैसे विशाखापट्टनम, इसके सामने है शिप बिल्डिंग एंड टीटागढ़, ये रेल इक्विपमेंट एंड भद्रावती जो कि कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र वाले रीजन में है, महाराष्ट्र स्टेट में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड पिंजौर जो कि कहाँ पर है, पंचकुला हरियाणा में। तो यहाँ पर क्या है, मशीन टूल के लिए जाना जाता है। तो इनमें से डज नॉट मैच बोला है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसा कि विशाखापट्टनम तटीय जगह है तो यहाँ पर क्या है, शिप बिल्डिंग का काम होता ही है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। लेकिन जो ये टीटागढ़ है ये कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है। और जैसा कि हमको पता है कि रेल इक्विपमेंट का 60% जो काम होता है वो कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर ये टीटागढ़ वाला जो मैच है ये रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ डज नॉट करेक्ट पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीटागढ़ उड़ीसा। एंड भद्रावती यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का काम होता है जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स इंडिया एक्सपीरियंस्ड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ। यहाँ पर 10 की वृद्धि पूछा है कि किस दशक में सबसे ज़्यादा रही थी। 4 ऑप्शन है, 1951 से 1961 एंड 61 से 71, 71 से 81 एंड 81 से 91। यहाँ पर एक डेटा शो किया जा रहा है आपको। अगर देखा जाए तो 91 यहाँ पॉपुलेशन कितनी थी, 36 करोड़ के आसपास थी, और डिकेडल ग्रोथ थी 13.1%, 41 से लेकर 51 तक। देन डिकेडल ग्रोथ 21.64, देन इसके बाद 24.80, 4.66, 23, देन डिक्रीज होती चली गई। तो पीक पर किस ईयर में रहा, ये डिकेडल ग्रोथ रही 1961 से 71 तक, जो कि कितना है 24.80। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर थी 71 और 81 के बीच, लेकिन जीता कौन, 1961 से 1971। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो बार ग्राफ ये डायग्राम की हेल्प से हम शो कराते हैं, ये बार ग्राफ है। देन इसके बाद हिस्टोग्राम आता है। हिस्टोग्राम क्या है, एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, ये क्या है, सब जो डेटा होता है उनको शो करता है। देन पाई चार्ट होता है, यहाँ पर एक पाई दे दी जाती है और डेटा दे दिया जाता है, उसकी हेल्प से प्रेजेंट किया जाता है डेटा को। एंड लाइन ग्राफ, अगर आप क्रिकेट मैच देखे होंगे तो यहाँ पर एक ओवर में 6 रन आए, देन 8 रन आए, फिर 3 रन आए, इस तरह से लाइन ग्राफ दिखाया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट हिस्टोग्राम मेथड रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ रिवर डिस्चार्ज। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर रिवर डिस्चार्ज के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा। देखिए छोटी वैल्यू के लिए अर्थमेटिक मीन काम कर जाता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के लिए यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन को लाइट में लाना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्यामितीय माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एन वैल्यू शोज द रैंडम पैटर्न ऑफ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आर एन मूल्यों में से कौन सा बिंदु वितरण का यादृच्छिक प्रतिरूप दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन है 1, 0, 1, 1.35 या 2.4। तो ये क्या है, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये इसको आप पेपर 1 से भी मान सकते हो या पेपर 2 से भी मान सकते हो, क्योंकि ये आपको रिसर्च मेथडोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है, सैम्पलिंग, तो ये वहाँ से भी समझ लीजिए। और ज्योग्राफी में भी ये रैंडम सैम्पलिंग पढ़ाया जाता है, जो इसमें रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक मेथड। तो क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विलेजेस ऑफ एन एरिया विद डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकल फीचर्स। यहाँ पर डाइवर्सिफाइड का मतलब विविध भौगोलिक विशेषताएं हैं, अलग अलग विशेषता हैं। ठीक है, अलग आपको यहाँ पर डाइवर्सिफाइड रिकॉर्ड मिले या डेटा मिले, सिंपल उसके लिए कौन सी सैम्पलिंग लगाई जाती है, उसके लिए लगाई जाती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और रैंडम सैम्पलिंग आपके पास होमोजिनिटी है, मतलब आपके पास सिमिलर सा डेटा है, तो आप उसमें से कुछ सैंपल्स को उठा सकते हो, तो वो रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। और क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, जिसको हिंदी में गुच्छित बोलते हैं, तो ये जैसा कि नाम से पता लग रहा है क्लस्टर है, क्लस्टर में ली जाती है, तो ये गुच्छित सैम्पलिंग वहाँ पर यूज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इंटरपोलेशन इज यूज्ड। यहाँ पर इंटरपोलेशन, देखिए आपके पास कोई एक इंटरपोलेशन समझा देते हैं पहले कि अंतर्वेशन क्या है। आपके पास कोई डेटा है, यहाँ पर नॉन डेटा है और यहाँ भी नॉन डेटा है। अब आपसे क्या है, नॉन डेटा के बीच में ये कोई बीच की चीज़ पूछ ली, अननोन डेटा, तो ये किसकी हेल्प से बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको रेन के बारे में पता करना है या कोई और डेटा लेना है, यहाँ पर एग्जाम्पल हम रेन का ही ले लेते हैं, तो इसको किससे शो किया जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट रहेगा यहाँ पर कोरोप्लेट, सिस्टमेटिक, कोरोक्रोमेटिक या आइसोप्लेट या कोरोप्लेट। तो इसके लिए लिया जाएगा आइसोप्लेट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सममान। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर 2012 जून मंथ का जो पेपर 2 था वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून मंथ का पेपर 3, क्योंकि पहले क्या होता था, पेपर 3 पेपर होते थे, एक जनरल पेपर, फिर पेपर 2, पेपर 3। तो पेपर 2 हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 3। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।